यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यानी जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। श्लोक की ये पहली लाइन आप बचपन से ही सुनते आए होंगे। आपने ये भी सुना होगा कि भारत की पूरी आबादी में से लगभग 50% संख्या महिलाओं की है। लेकिन आपने ये कभी नहीं सुना होगा कि भारतीय संसद में या राज्य विधानसभाओं में 50% संख्या महिलाओं की है। नमस्कार, मेरा नाम है शिखर शुक्ला और आप देख रहे हैं शिखर समाचार का ये खास अंक संवाद। आज के संवाद में हम बात करेंगे सबसे बड़े लोकतंत्र में आखिर महिलाओं की चुनाव में भागीदारी कितनी है। अगर देखा जाए तो चुनाव के मुख्यतः दो घटक होते हैं, पहला उम्मीदवार और दूसरा मतदाता। इसलिए आज के कार्यक्रम को हमने दो हिस्सों में बांटा है। पहले हिस्से में हम बात करेंगे महिला उम्मीदवारों की, यानी स्थानीय निकाय से लेकर लोकसभा तक कितनी महिलाएं चुनाव लड़ती हैं और उनमें से कितनी जीतकर अपने क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व करती हैं। और दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे महिला मतदाताओं की, यानी पंचायत सरपंच से लेकर विधायक, सांसद और प्रधानमंत्री को बनाने में महिलाओं की कितनी भागीदारी है। सरल शब्दों में बताएं तो आखिर कितनी प्रतिशत महिलाएं हैं जो चुनाव के समय सक्रिय मतदाता की भूमिका में नजर आती हैं। तो आइए पहले हम देखते हैं कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी पर आंकड़े क्या कहते हैं। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में लोकसभा की कुल 542 सीटों में से सिर्फ 78 सीटों पर महिला सांसद चुनी गई, यानी लोकसभा की कुल सांसदों का सिर्फ 14%। वहीं राज्यसभा में महिलाओं की भागीदारी मात्र 10% है। राज्यसभा की 245 सीटों में से सिर्फ 25 सीटों पर ही महिला सांसद हैं। अगर दोनों सदनों के महिला सांसदों की संख्या को जोड़ दिया जाए तो यह 103 तक पहुंचती है और यह संख्या दोनों सदनों में कुल सांसदों की संख्या का मात्र 8% है। वहीं राज्य विधानसभा और विधान परिषद में महिला प्रतिनिधित्व को देखें तो वहां भी कुछ ऐसा ही हाल है। देश की कुल 4,460 विधानसभा और विधान परिषद की सीटों में से सिर्फ 348 सीटों पर ही महिला प्रतिनिधि हैं, यानी कुल विधायकों और विधान परिषद सदस्यों की संख्या का मात्र 7.8%। हाल ही में हुए 5 राज्यों के चुनाव के आंकड़ों को देखें तो 5 राज्यों के कुल 690 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 76 सीटों पर ही महिला उम्मीदवार जीतकर सामने आई हैं, यानी कुल विधायकों का 11%। ये आंकड़े यह साफ बताते हैं कि देश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी 10% से ज्यादा नहीं है। ऐसा क्यों है कि देश में महिलाओं की संख्या 49% है और महिला प्रतिनिधित्व मात्र 10%? इस प्रश्न का उत्तर तलाशने के लिए हमने कई रिसर्च पेपर देखे। अल जजीरा में छपे एक रिसर्च पेपर के मुताबिक भारत की राजनीतिक पार्टियों की इस प्रश्न पर हमेशा ये दलील रहती है कि महिलाओं को जीतने की संभावना पुरुषों के मुकाबले कम होती है, इसलिए राजनीतिक पार्टियां महिलाओं को टिकट कम देती हैं, लिहाजा उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम हो जाता है। हमने इस तथ्य की भी जांच की कि आखिर पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के जीतने का प्रभाव या प्रतिशत क्या रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि महिलाओं के जीतने का प्रतिशत 10.89% था, जो कि पुरुषों के जीत प्रतिशत 6.41% से बहुत अधिक है। हाल ही में हुए 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के नतीजों में भी महिलाओं का जीत प्रतिशत पुरुषों के मुकाबले ज्यादा रहा। इन राज्यों में महिलाओं की औसत सफलता दर 10% रही, जबकि पुरुषों की 8.4%। राजनीतिक दलों में एक खास प्रवृत्ति पिछले कुछ दशकों में हावी हुई है, वो ये है कि जीतने वाले कैंडिडेट को टिकट देना है, किसी भी तरह से चुनाव जीतना है। और इसके कारण अक्सर ये देखा गया है कि महिलाओं को माना जाता है कि वो कमज़ोर प्रत्याशी होती हैं, वो तमाम तरह के 3 तिकड़म नहीं कर सकती हैं जो पुरुष कर सकते, वो बाहुबली नहीं हो सकती हैं। ये एक सच्चाई है कि जिस भारतीय समाज में हम रहते हैं, अफसोस की ये बात है कि उस समाज में
वो एक तरह से पितृसत्तात्मक समाज, जिसमें महिलाओं को अभी भी नेतृत्वकारी भूमिका में देखने के लिए लोग तैयार नहीं। ये भी एक समस्या है, सामाजिक समस्या है, और दूसरी तरफ राजनीतिक समस्या भी है। राजनीतिक दल भी इस जो मौजूदा सामाजिक माहौल है, सामाजिक रूढ़ियां हैं और एक तरह से पितृसत्तात्मक समाज है, उसको तोड़ने की कोशिश नहीं करते। वो उसके साथ एक तरह का गठबंधन बना लेते हैं और उसी को वो और मजबूत करते हैं। ऐसा नहीं है कि महिलाओं के चुनाव में जीतने का प्रतिशत हाल ही के वर्षों में बढ़ने लगा है। चुनाव में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की सफलता दर 1952 के आम चुनावों से लेकर आज तक लगातार बढ़ रही है। इन सब आंकड़ों के बावजूद राजनीतिक पार्टियों का यह कहना कि महिलाओं की जीतने की संभावना कम होने की वजह से हम उन्हें टिकट कम देते हैं, सरासर गलत है। संविधान में तो ये लिख दिया गया कि महिला और पुरुषों को चुनाव लड़ने के समान अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन पुरुष प्रधान समाज में ऐसे आदर्श संवैधानिक अधिकार महज कल्पना ही रह गए हैं। तब जाकर कुछ बुद्धिजीवियों ने यह सुझाव दिया कि स्थानीय निकाय के बाद अब महिलाओं को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में भी 33% आरक्षण दिया जाए। लेकिन क्या यह सुझाव धरातल पर लागू हो पाए? क्या महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा की सीटों पर आरक्षण दिया गया? यदि हां, तो कितना? और यदि नहीं, तो क्यों? आइए इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि महिला आरक्षण का मुद्दा कितना पुराना है और वर्तमान में किस दिशा में ये तूल पकड़ रहा है। महिला आरक्षण का मुद्दा पहली बार एच.डी. देवगौड़ा सरकार में 12 सितंबर 1996 को लोकसभा में पेश किया गया, लेकिन उस वक्त लोकसभा में इस बिल को सहमति नहीं मिल पाई और बिल को गीता मुखर्जी की अध्यक्षता वाली संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया। संयुक्त संसदीय समिति ने 9 दिसंबर 1996 को लोकसभा में अपनी रिपोर्ट पेश भी कर दी, लेकिन राजनीतिक हलचल के कारण इस रिपोर्ट पर तत्कालीन सरकार ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इसे लोकसभा में पुनः पेश किया, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता के कारण इस बार भी बिल पर कोई खास चर्चा नहीं हुई। वाजपेयी सरकार ने 2003 में इस बिल को पुनः लोकसभा में प्रस्तुत किया, लेकिन इस बार भी बिल का वही हश्र हुआ। इस बीच 2004 के आम चुनाव में महिला आरक्षण के मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला। जहां एक और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कांग्रेस पर महिला आरक्षण विधेयक को पास कराने में देरी का आरोप लगाया, तो वहीं कांग्रेस ने भी इसके प्रतिवाद में यह कह दिया कि दरअसल वाजपेयी सरकार चाहती ही नहीं थी कि महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा हो। इन सब के बीच 2004 के आम चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस की गठबंधन वाली यूपीए को बहुमत मिला और डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन मनमोहन सरकार ने भी अपने शुरुआती दौर में इस बिल पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। 2003 के 5 साल बाद महिला आरक्षण विधेयक 6 मई 2008 को राज्यसभा में पेश किया गया। 8 मई को इस विधेयक की जांच और सुधार के लिए कार्यकारी समिति का गठन किया गया। कार्यकारी समिति की रिपोर्ट 17 दिसंबर 2009 को आई और अंततः 9 मार्च 2010 को राज्यसभा से यह विधेयक पास हो गया। विधेयक राज्यसभा से पास होने के बाद लोकसभा में पेश ही नहीं किया गया, इस पर किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं की गई और यह लगभग गायब सा हो गया। 2014 तक रही यूपीए 2 की सरकार ने तो इस पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन 2014 में नई बनी बीजेपी की सरकार से उम्मीदें बहुत ज्यादा थी। पर आश्चर्य यह है कि 2014 से आज तक मोदी सरकार ने इस बिल को एक बार भी लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया है। डीएमके की सांसद कानिमोझी 2014 से 2022 तक महिला आरक्षण विधेयक पर मोदी सरकार से 22 बार एक ही सवाल पूछ चुकी हैं। उन्होंने हर बार यही प्रश्न पूछा कि इतने साल हो गए, आखिर महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाला विधेयक संसद में कब पेश किया जाएगा? और सरकार का हर बार एक ही उत्तर रहा कि महिला आरक्षण बिल पर गहन अध्ययन चल रहा है और इस पर गंभीरता से विचार करने के बाद जल्द ही इसे लोकसभा में पेश किया जाएगा। अब यह बिल कब पेश किया जाएगा? इस प्रश्न का जवाब या तो वक्त के पास है या सरकार के पास। वैसे तो 1952 से आज तक राजनीति में महिलाओं की भागीदारी धीरे धीरे ही सही, लेकिन बढ़ रही है। फिर भी हमें उस स्थिति तक पहुंचने के लिए
जहां हमारे संविधान ने कल्पना की है हमें कुछ कानूनी बदलाव करने होंगे, तभी जाकर हम देश की आधी आबादी को आधा प्रतिनिधित्व दे पाएंगे। आइए लिए चलते हैं आपको एक छोटे से ब्रेक पर। ब्रेक के बाद हम देखेंगे महिला मतदाताओं की चुनाव में भागीदारी और इससे जुड़े विभिन्न पहलुओं की। दशकों से भारत में चुनावों में मतदान करना एक पुरुष प्रधान कार्य क्षेत्र रहा है, लेकिन अब लगभग पिछले एक दशक में महिला मतदाताओं की संख्या दिन पर दिन बढ़ रही है। 1960 के दशक में प्रत्येक 1000 पुरुष मतदाताओं पर महिला मतदाताओं की संख्या 715 थी। यह संख्या 2000 के दशक में प्रत्येक 1000 पुरुष मतदाताओं में 883 महिला मतदाता तक बहुत प्रभावशाली ढंग से बढ़ी। विशेषज्ञों के अनुसार 2010 के बाद से अब तक महिला मतदाताओं की संख्या में दिन पर दिन बढ़ोतरी देखी जा रही है। हाल ही में हुए 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव महिला मतदाताओं के प्रदर्शन और शक्ति का बेहतर उदाहरण है। पिछले 3 लोकसभा चुनाव में पुरुष मतदाताओं की तुलना में महिला मतदाताओं की हिस्सेदारी का अंतर लगातार कम हुआ है। 2009 के लोकसभा चुनाव में मतदान करने वाले पुरुषों की तुलना में महिला मतदाताओं की हिस्सेदारी 9% कम थी। वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में यह अंतर घटकर 4% ही रह गया और 2019 के चुनाव में यह आंकड़ा महज 0.4% रह गया और कई लोकसभा सीटों पर महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से ज्यादा थी। चूंकि महिला वोटर्स की संख्या पुरुष वोटर्स के लगभग बराबर हो रही है, इसलिए अब अगर पार्टियों का पैटर्न देखा जाए तो राजनीतिक पार्टियां महिला वोटर्स को लुभाती सी नजर आती हैं। 2014 की लोकसभा चुनाव में देश में भाजपा की जीत में महिलाओं का एक अहम योगदान रहा था, जिसके बाद 2019 के आम चुनावों में महिलाओं का मुद्दा चुनावी केंद्र बिंदु में रहा। भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के अनुकूल नीतियों को एक बड़ा स्थान दिया, जिसके चलते कई तरह की योजनाएं शुरू की गईं। उनमें से पीएम उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं ने महिला वोटर्स को खासा आकर्षित किया। वहीं हाल ही में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के आंकड़ों को देखें तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में महिला वोटर्स की संख्या पुरुष वोटर्स से अधिक रही। देश के सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत में महिला वोटर्स का बखूबी योगदान रहा, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी कई बार अपने भाषण में कर चुके हैं। हमारी बहन बेटियों को विशेष रूप से नमन करता। चुनाव के नतीजों में मेरी इन माताओं बहनों का, बेटियों का बहुत बड़ा योगदान है। ये हमारा सौभाग्य है कि भाजपा को बहनों, बेटियों, माताओं ने इतना स्नेह दिया है, इतना आशीर्वाद मिला है। जहां जहां महिला मतदाताओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट किया है, वहां बीजेपी को बम्पर जीत मिली है। वहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को इस चुनाव में कांग्रेस और बसपा के कुछ वोट मिले और मुस्लिम वोट भी समाजवादी पार्टी को भाजपा से ज्यादा मिले, लेकिन फिर भी भाजपा की जीत हुई। उसका कारण महिला वोट बैंक ही है। भाजपा और सपा को मिले महिला मतों में 16% का अंतर है, वहीं दोनों पार्टियों के पुरुष मतों में 4% का ही अंतर है। चुनावी विशेषज्ञों का कहना है कि सामान्य तौर पर पुरुषों द्वारा जाति और धार्मिक आधार पर मतदान करने की अधिक संभावना होती है, वहीं महिलाएं बड़े पैमाने पर उन मुद्दों पर मतदान करती हैं जिनका उनके जीवन की गुणवत्ता पर सीधा प्रभाव पड़ता है, जैसे कि भोजन, स्वास्थ्य और सुरक्षा। उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले तो हम पाएंगे कि वहां यह धारणा है कि भाजपा सरकार अपराधियों पर सख्ती से उतरी है
और बेहतर कानून व्यवस्था ने पार्टी को महिलाओं के वोट प्राप्त करने में मदद की है। पिछले लोकसभा और हाल के विधानसभा चुनाव के अलावा भी पिछले कई चुनावों में यह देखा जाता रहा है कि महिला वोटर्स के समर्थन से कैसे एक पार्टी सत्ता पर काबिज होती है। नीतीश कुमार की पिछले 2 दशकों से लगातार बिहार की सत्ता पर बने रहने पर उनका W फैक्टर यानी वुमेन फैक्टर काम कर रहा है। नीतीश सरकार ने यहाँ छात्राओं के बीच साइकिल वितरण और 2016 में शराबबंदी की घोषणा जैसी योजनाओं द्वारा महिला मतदाताओं को मजबूत किया। नीतीश कुमार की बिहार में लगातार चुनावी जीत के पीछे महिला मतदाताओं को अक्सर साइलेंट फोर्स के रूप में देखा जाता है। पिछली विधानसभा चुनाव में इन्हीं साइलेंट वोटर्स की बदौलत ही तमाम एग्जिट पोल को गलत साबित करते हुए नीतीश कुमार ने गद्दी बचाने में सफलता पाई थी। वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को एक बड़े पैमाने पर महिला वोट बैंक का समर्थन प्राप्त है, तभी वे लगातार तीसरी बार सत्ता पर अपने पैर मजबूत किए हैं। चुनाव दर चुनाव साबित हो रहा है कि महिला किसी भी पार्टी को सत्ताधारी पार्टी बनाने में अहम भूमिका निभा रही हैं। वे अपने समर्थन से सत्ता की विशात बदल रही हैं। इसलिए ही अब चुनावों के दौरान महिला वोट बैंक अपने नाम करने के लिए सभी राजनीतिक दलों में होड़ रहती है। दिन प्रतिदिन महिलाओं की चुनाव में बढ़ती भागीदारी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में हो रही लगातार बढ़ोतरी एक बेहतरीन प्रजातंत्र के लिए शुभ संकेत है। लेकिन हमें उस दिन का इंतजार रहेगा जब देश की आधी आबादी को अपना आधा राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलेगा, समाज में महिलाओं की स्थिति बेहतर हो पाएगी और हमारे देश की महिलाएं सही मायने में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगी। आज के संवाद में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों और खास संवादों के लिए देखते रहिए शिखर समाचार। नमस्कार।